बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आपको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। इसके साथ साथ ओवर द वीकेंड हमने देखा कि कुछ अच्छी खबरें थी, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हों, चाहे इसके साथ साथ कोरोना केसेस हों, क्योंकि कोरोना केसेस भी बतदरीज कम हुए और हमने देखा है कि पॉजिटिव जो रेशो है वो भी खासी कम हुई। और इसके अलावा एक और हमने ओवरऑल ये देखा है कि जैसे जैसे इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं तो लोगों के अंदर थोड़ा सा ना पॉजिटिव भी आ रही है, पॉजिटिविटी भी आ रही है और कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही। आज के दिन की मुनासिबत से बात करें तो आज दुनिया भर में से नो टू टबैको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिगरेट नोशी मंशियात में सबसे सस्ता और आसानी से दस्तयाब होने वाला नशा है और सबसे बड़ी बात, इसे काबिल सजा नशा नहीं समझा जाता है। जैसे शराब, अफ्यून, हेरोइन, चर्स वगैरह पर एक कानून मौजूद है, सजा दी जाती है। सिगरेट बिना कानूनन जुर्म नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो सिगरेट नोशी में मुलव्वस होते हैं और फिर मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है वो, और लोग हलाक भी। और इसके साथ साथ लंग्स के कैंसर का बायस भी बनता है। वजारत सेहत की सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी है कि वो हर सिगरेट की डब्बी पर तहरीर करवा देती है कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है और इसका अंजाम मुंह का कैंसर है। इसके बाद वजारत सेहत की जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल में हकीकत में ऐसा नहीं है। आज चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है तंबाकू नोशी के हवाले से, तो हमें ये सोचना होगा और ये कहना भी होगा हुकूमत को और इसके साथ साथ जो इदारे हैं कि ओवरऑल हमने देखा कि सिगरेट्स की अक्सर पैकेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीर होती है जिससे ये डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है कि सिगरेट ना पिएं, लेकिन हकीकत में दुनिया भर में हमने देखा है कि ओवरऑल थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जितना सिगरेट नोशी करना जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उतना उस पर असर नहीं हो रहा। बिल्कुल। तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1 अरब से ज्यादा है और हर 5वां फर्द सिगरेट नोश है। और एक अंदाजे के मुताबिक सालाना तकरीबन 60 लाख अफराद इस शौक की नजर हो जाते हैं। 2 करोड़ अफराद सालाना 20 अरब रुपए धुएं में उड़ा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, पैसे का ज़िया भी है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी इसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है और ना सिर्फ हेल्थ के ऊपर, फिर आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, सब कुछ डिस्टर्ब होकर रह जाता है। और फिर ये भी तहकीक से साबित हुआ है कि 9% कैंसर की वजह तंबाकू नोशी है और सिगरेट नोशी के बेशुमार ऐसे नुकसानात हैं जो अगर आप पढ़ना शुरू करें तो शायद खुद ब खुद आपका उससे ना दिल कम होना शुरू हो जाए। तो दैट मीन्स कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी बीमारी पता होना चाहिए और इसको बार बार बताना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से ये हल निकलेगा कि लोग जो हैं डिस्करेज होंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि आज अहम 31 मई के हवाले से चूँकि पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं, NCOC के इजलास हुए जिसमें फ़ैसले हुए, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और वजारत ने यह फ़ैसला किया कि आज से 10th और 12th की क्लासेज जो हैं बाकायदा तौर पर 50% स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ खोल दी जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि एक दिन छुट्टी होगी और एक दिन स्कूल जाने की इजाज़त होगी और स्कूल बाकायदा जो है बाकी क्लासेस 7 जून से खुलेंगे। इस्लामाबाद में भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई और इसके साथ साथ जो बाकी की क्लासेस हैं उन पे तो अभी देखा जाएगा, लेकिन अभी बड़ी क्लासेस को खोला जा रहा है। तो हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारी रिपोर्टर सबा बजीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। आज से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों का मोराल कैसा है और स्कूल में इंतजामात कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आज से बाकी स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन हमने इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स का चक्कर लगाया। बच्चे तो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आए। उस्ताद जो हैं वो भी थोड़ा लेट ही ऑफिस पहुंचे। इस वक्त भी मैं जिस स्कूल के बाहर मौजूद हूँ वहाँ पर मैं 2 घंटे से खड़ी हुई हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ खड़ी हुई हूँ कि कोई बच्चा मुझे नज़र आ जाए, लेकिन आज कोई बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आ सका है। उस्ताद से जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि हमें भी रात को अचानक ही नोटिफिकेशन मिला था जिसकी वजह से हम तो पहुँच गए, लेकिन बच्चे जो हैं कल से आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे जो हैं वो आदत पड़ गई है ना सबा, घर पर रहने की, शायद घरों पर रहने की आदत पड़ गई है, शायद इसीलिए नोटिफिकेशन के बावजूद नहीं आए। अच्छा, अब चूंकि आप बता रही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी आज नहीं आया। 2 घंटे से आप खड़ी हैं। हम जुनेद रियाज से जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो तो क्लासरूम के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे भी उनके साथ हैं, तो यहाँ पर मतलब अटेंडेंस का मसला उस तरह नहीं है। तो जुनेद आप बताएगा, सबा ने तो कहा कि 2 घंटे से कोई स्कूल के बाहर आ ही नहीं है, ना अंदर है कोई, सिर्फ टीचर्स हैं। आप बताएं कैसी सिचुएशन है? असल में बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि मैट्रिक के भी दाखिले जो हैं वो जा चुके हैं और 12वीं जमात के भी दाखिले जो हैं वो जा चुके हैं और इम्तहानात का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 26 जून से जो है वो 12वीं जमात के और 14 जुलाई से जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होने हैं। जब दाखिले चले जाते हैं तो उसके बाद बच्चों की तादाद भी जो है वो कम हो जाती है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त जो है वो 10% बच्चे जो हैं वो स्कूल
आए हैं। बच्चों की तादाद इंतहाई कम है, असातिज़ा मौजूद हैं, पढ़ा रहे हैं, निसाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। बच्चों की तादाद यकीनन कम है। आप देख सकते हैं कि अगर 100 बच्चे हैं तो कम से कम जो है वो 10 बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। टीचर्स मौजूद हैं, वो निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो बाकायदा उसी तरीके से शुरू हो चुकी हैं जिस तरीके से शुरू की जानी थी। हम बच्चों से भी बात करेंगे जो मैट्रिक के बच्चे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी किस कदर तैयारी हो चुकी है, क्या सूरत हाल है, कैसे लग रहा है? हमें आज स्कूल आके खुशी हो रही है क्योंकि हम बोर हो रहे थे, अब हमारे ऊपर से पेपर आ गए हैं। अब आके हमें खुशी हो रही है कि हम अपना सिलेबस कवर करेंगे और पेपर में अच्छे नंबर लेंगे। ऑनलाइन स्टडी में आप वो चीज़ें कंप्लीट कर पाए जो आप स्कूल में आके कर? नहीं, स्कूल में आके हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी में हम वो चीज़ें अपनी कवर नहीं कर पा रहे थे और फिज़िकल स्टडी का एक अपनी अलग चीज़ होती है और ऑनलाइन में वो काम नहीं होता जो फिज़िकल स्टडी के अंदर होता है। जी, आपने बात सुनी कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और शॉर्ट सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया बाज़ बच्चों का, और वो इसीलिए अब स्कूल आना शुरू हो गया है कि शायद वो टीचर की रहनुमाई हासिल करके वो चीज़ें हासिल कर सकें। बिल्कुल सही, यानी कि लाहौर के बच्चे काफ़ी जिम्मेदार हैं और उन्हें पता है कि एग्जाम्स होने वाले हैं तो अब जाना है, चाहे कम परसेंटेज ही हो। लेकिन सबा आपसे तो मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि पीछे स्कूल है खाली, ना टीचर्स हैं ना बच्चे हैं, उन लोगों को एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को एग्ज़ाम्स की टेंशन तो है क्योंकि 2 दिन पहले ही बच्चों ने एहतजाज किया था यहाँ पर 9th और मैट्रिक के बच्चों ने कि अगर इम्तिहान जो है क्लासेस ऑनलाइन ली गई है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिए जाएं, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा अयाशी कर ली है। और इस वक्त भी आज उनको यही उम्मीद थी कि आज स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन स्कूल जो है वो खुल चुके हैं, स्कूल खुल गए हैं और बच्चे नहीं आए। सबा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट करने बच्चे पहुंच जाते हैं, टॉप ट्रेंड चलाना हो कि कैंसिल एग्जाम्स या पोस्टपोन एग्जाम्स तो बच्चे एक्टिव होते हैं, स्कूल खुल जाएं तो हाजिर नहीं होते। ये तो सीरियसनेस है हमारे स्टूडेंट्स की। वेल, थैंक यू सो मच सबा एंड जुनेद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। पहला जो है वो ले लिया गया स्कूल ओपनिंग में और अब जो है 7 जून का इंतजार किया जाएगा जब छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाएंगे। लेकिन SOP वही है कि 50% हाजिरी के साथ और एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा ना कि एहतजाज करने पहुंच जाते हैं, और कल ट्विटर पे भी मैंने देखा था कि अब पहले तो O लेवल्स और कैम्ब्रिज के एग्जाम्स की बात हो रही थी, अब मैट्रिक और FSC के एग्जाम्स की बात भी हो रही है, कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स। तो मतलब ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, ऐसे लग नहीं रहा, ये मुमकिन दिखाई नहीं देता कि ऐसा ना हो, क्योंकि फिजिकल एग्जाम्स तो होंगे, कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए हैं, बाकायदा क्लासेस 7 से ऑल ओवर पाकिस्तान ये कहा जा रहा है कि शुरू हो सकती हैं। अब सुबह अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब है कि अब ये उम्मीद छोड़ दें और सिर्फ पढ़ाई करें और एग्जाम्स दें, क्योंकि एग्जाम्स तो होने हैं। बहरहाल जी, आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी नजर डाल लेते हैं। ओवर द वीकेंड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ और अब उसमें यह डिसाइड किया गया है कि 4 जुलाई से हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा। ये जो भरपूर का लफ्ज है और तहरीक का लफ्ज है, ये जब से PDM बनी है मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान ने तो ये भी कहा कि सवात में जलसा किया जाएगा, जिसके बाद ये बाकायदा मूवमेंट शुरू होगी। बिल्कुल, बाकायदा मुहिम अब शुरू करने का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ साहब भी इस इजलास में थे, मरीम नवाज साहिबा भी थी और दीगर पार्टी के अहदेदार भी थे। अभी देखना है कि क्या होता है, क्योंकि कानूनी चाराजोई के लिए नून लीग के रहनुमा आजम रफीक तारड़ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम भी तश्कील दी जाएगी जो कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी, चाहे वो असम्बली के अंदर हो। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी तौर पर भी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी और इसके साथ सड़कों पर भी जंग लड़ने का ऐलान किया गया है। कहा जा रहा है कि भरपूर तरीके से एक बार फिर सड़कों पर आएंगे। लेकिन जो ऐलान किया गया था लॉन्ग मार्च का और इसके साथ साथ इस्तीफ़ों का, वो अभी तक नहीं हो सका इजलास में। लेकिन ये बात फाइनल होगी कि 4 जुलाई यानी कि 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा का वक्त है, जिसके बाद भरपूर तरीके से एक बार फिर एहतजाजी रैलियाँ और इजलास होंगे। PDM की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, और साथ ही साथ कुछ नए एजेंडाज भी इस इजलास में डिस्कस किए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल यकसर मुस्तरद करते हैं। और ये प्री पोल रिगिंग है, जो RTS सिस्टम लाया गया था उसी तरह का एक और सिस्टम है जो लाने की कोशिश की जा रही है। अब उनसे पूछें कि आप चाहते क्या हैं, तो सजेशन कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप ले ले तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, बट यू डोंट हैव एनी सजेशन कि हम ये करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, देखिए अब आपने खुद ये कहा कि ये मुस्तरद कर दिया है विदाउट थिंकिंग कि आप जाकर इसको चेक करें, और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एग्जामिन करें, प्रैक्टिकल ग्राउंड में बात करें, जो जो कंडीशंस थी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वो पूरी कर दी गई हैं या नहीं कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का ये काम है, इसके साथ साथ पार्टीज का काम है इकट्ठे बैठें, मिल बैठें और डिसाइड करें कि आगे आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे होंगे, डेमोक्रेटिकली किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ यकसर ये कह देना कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, मेरा ख्याल है वो नाकाफ़ी है। बिल्कुल, और एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई और वो ये हुई कि पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली PDM
पीडीएम में शिरकत नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं है और अगर वो पीडीएम में वापस आना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे। अच्छा, मतलब एक इंतजार महीने का टाइम है ना, करेंगे, 4 एक जुलाई लंबा तक। इंतजार होगा कि पीपल्स पार्टी वापस आए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 1 महीना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम जाया ना करें क्योंकि हम पीडीएम में वापस नहीं आ रहे हैं। और बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली कल ये बोल दिया गया कि हमसे माफी मांगी जाए, जो शोकॉज नोटिस भेजा गया था उसका कोई जवाब नहीं बनता। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल ये कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और एक बड़ा सवाल जो पीपल्स पार्टी ने उठा दिया वो ये है कि जब पीडीएम का मकसद इस्तीफे देना था, एक लॉन्ग मार्च करना था, तो फिर उस एजेंडे पर बात क्यों नहीं की जा रही? क्या पीपल्स पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही थी कि पीपल्स पार्टी अब पीछे हट गई है और वो एजेंडा जो है वो डिस्कस ऐसी लग रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ और दीगर पार्टी के जो नून लीग की सीनियर क़यादत थी वो कहती थी कि कोई हतमी डेट नहीं देनी चाहिए, अप्रैल हो, मार्च और इसके साथ साथ दीगर जो महीने दिए गए, लेकिन अक्टूबर की बात भी की जाती थी। अब ये पीडीएम के जो 4 जुलाई को भरपूर तरीके से एक दफ़ा कहा जा रहा है ऐलान, इसकी कितनी अहमियत है? इस मिनट से ज़्यादा वक्त है, इस दौरान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिटिक्स होगी, फिर अंदरून और बाहर पार्लियामेंट के क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हम्माद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी हैं। हम्माद गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भरपूर तरीके से हमने देखा कि ऐलान तो कर दिया गया पीडीएम की तरफ से और वीकेंड खासा एक्टिव भी था पॉलिटिक्स के हवाले से। कैसा देखते हैं आप पीडीएम का ये इजलास जो हुआ है? पीडीएम के इजलास से वही बात जो हम समझ रहे थे उसकी मजीद तस्दीक हुई है कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है उस पर पीडीपी और एएनपी वापस नहीं आएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि इत्तेहाद जिस मकसद के लिए बना था अपने बुनियादी हदफ से ये दूर हो चुका है और इनका तो इरादा ये था कि ये बहुत बड़ी एक मज़ामती तहरीक कहलाएंगे जिसके नतीजे में वो इस हुकूमत को घर भेज देंगे। अब ये सारा मामला तो इसके इत्तेहाद के बस का नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन जो है वो अंदर करेंगे और उसका मज़ामती विंग जो है वो पीडीएम होगा, जहाँ पे मौलाना फजल रहमान भी शामिल होंगे, जहाँ पे नेशनल पार्टीज भी शामिल हैं। यानी उसकी लार्जर शक्ल आपको बाहर नजर आएगी जिससे वो सड़कें गर्म भी करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो 4 तारीख को सवात में, 29 को कराची में जुलाई की बात कर रहा हूँ, और फिर 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। जलसा किस वक्त हो रहे होंगे? जबकि बजट आ चुका होगा और जरा आवाम का मूड मेजर करने के लिए, और जैसे कि हमारे यहाँ बजट आते हैं और तवक्को भी ये रहती है कि कोई सदमा ही गिरेगा आवाम के ऊपर, कोई बिजली गिरेगी, तो उस मूड को वो जरा मेजर करने के लिए और जरा आवाम को उठाने के लिए कि उनका कोई पुरसान हाल है, उस वक्त ये जलसे होंगे। लेकिन जो बुनियादी मकसद था इनका जिसके तहत ये वजूद में आए थे, उससे ये कदरे दूर होते नजर आ रहे हैं। असल में सियासत जो है वो इस वक्त कहीं और हो रही है। सियासत ये हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई है और अब उसका फाइनल नॉड लेने के लिए, फाइनल अप्रूवल लेने के लिए शहबाज साहब जो है वो लंदन जाना चाह रहे थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो गुफ्तगू उनकी क्या हो रही है कि मरकजी किरदार, वो कहते हैं कि आपको इलेक्शन बिल्कुल आप लड़िए और कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप अगर जीत सकते हैं तो हुकूमत बनाइए, लेकिन मरकजी किरदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब का होना चाहिए। अच्छा। दूसरे लफ्जों में मरियम का नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का नहीं होना चाहिए। इसकी तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमें इशारे मिल रहे हैं। और पार्टी की तरफ अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एमएनए जो है लेजिस्लेटिव कह लीजिए आप, तो वो पार्टी तो जैसे सियासतदान होते हैं हुकूमत में आना चाहते हैं, तो इसमें शहबाज साहब के साथ बहुत से लोग उनके नुक्ता नजर के हामी नजर आ रहे हैं कि आप बाइज्जत मफामत कीजिए, लेकिन मफामत कीजिए ताकि हम 5 साल अगले हुकूमत से बाहर रहना हम अफोर्ड नहीं करते, ना सियासत हमारी अफोर्ड करती है। जबकि दूसरी तरफ मामला ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम तय किए जाएं। ऐसे ही दोबारा हुकूमत आनी, वो समझते हैं कि ये हुकूमतें आना जाना ये बिल्कुल एक खेल है, अगर 1 साल बाद हमारे खिलाफ धरने शुरू करवा देंगे हैं तो फिर हम इस तरह की हुकूमत करने का कोई फायदा नहीं है। इस बारे में कुछ बुनियादी उसूल हमें तय करना चाहिए और उसके बाद हुकूमतें बनाना, बिगाड़ना, ये बात कुछ काबिल फहम होगी। इस तरह की सूरत हाल में ये एक बेमाना एक्सरसाइज होगी। सही, लेकिन हमारे साथ बात फिर वही है ना, बात फिर वही है कि मुफाहमत की जब बात की जाती है तो नवाज शरीफ साहब का राजी होना भी बड़ा मैटर करता है। अगर ये दोनों अलग अलग पेज पर होंगे तो फिर कहाँ स्टैंड करेगी मुस्लिम लीग नवाज? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि मैं पाँव पकड़ लूंगा, लेकिन वो पाँव पकड़ने की नौबत आएगी जब वो वहां जा पाएंगे।
सही बात है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी अच्छी बात यह है कि वो पार्टी जो है आखिरकार जाकर नवाज शरीफ से बात स्टॉप करता है। यानी उनका फैसला चलेगा, इस बारे में तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर जब उनको बताया जाएगा, वो सियासतदान है और धीरज सियासतदान है, उन्हें बताया जाए कि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा किस तरह सोच रहा है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या कह रही है, तो वो उसमें यकीनन कोई रास्ता निकालने के लिए, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब की लास्ट वर्डिक्ट होगी जो है अगले इलेक्शन में भी अगर इस तरह की सूरत रहती है और उनको इलेक्शन भी ठीक तरह से नहीं लड़ने दिया जाता या उनको हुकूमत से बाहर रखने की मुकम्मल तैयारी की जाती है, तो ये फिर मामला उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। एक और भी तो बात है जी एस्टैब्लिशमेंट ने भी आज तक पहले ऐसा नहीं किया था जो उन्होंने अब किया है, यानी उन्होंने अपनी ऑप्शन सारी खत्म कर दी। बिल्कुल सही, कश्तियां कभी नहीं जलाई थी, ये कभी नहीं हुआ था माजी में। बिल्कुल सही है हमाद साहब आपकी बात के मियां नवाज शरीफ साहब की से जो है वो लास्ट वर्डिक्ट के तौर पर देखी जाएगी। लेकिन अब चूंकि आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आपने कहा कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त दिया गया है जब तक बजट भी आ चुका होगा और इकॉनमी की बातें हो रही हैं कि जी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, रिपोर्ट सारी पॉजिटिव आ रही है। बजट अगर पास हो जाता है और उसमें कोई खास प्रेशर नहीं डाला जाता आवाम पे, तो फिर किन बेसिस के ऊपर पीडीएम को आपको लग रहा है कि आगे लेके जाना होगा? क्योंकि इकॉनमी अगर बेहतर होती है तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? सिर्फ हुकूमत को गिराना ही मकसद रहता है या फिर आवाम के हवाले से भी कोई बात की जाएगी? अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो फिगर्स नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, इनके बारे में ये ऑपोजिशन का मसला नहीं है कि ऑपोजिशन कह रही है नंबर्स फर्ज हैं। ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तमाम इदारे जिनसे हम कर्ज लेते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को चलाने में हमारे मुआवन होते हैं, उन सबका भी ये ख्याल है कि ये रातों रात जो नंबर बदल गए हैं और फिर एक कैंपेन जैसे कि एक तरीका होता है और इस हुकूमत का बिलखुसूस है कि वो कैंपेन भी शुरू कर दी गई, 3.9 पे चला गया। IMF कह रहा है 2% ग्रोथ हो सकती है, आपकी वर्ल्ड बैंक कह रहा है 1.5% हो सकती है, इशारे आपस में कंफ्यूजिंग है। तो ये सारी बात जो है, बात यही है कि ये अभी मशकूक चीज है और हमने पहले नंबर सच किए हैं। हमने IMF से एतराज किया है, कन्फेशन किया था कुछ माह पहले कि हमने टैक्स कलेक्शन के नंबर जो थे वो हमने कुछ इजाफा करके दिखा दिए, हम बड़ी शर्मिंदा और बात ये हम कर चुके हैं। तो लिहाजा ये जो फिगर्स आ रहे हैं इनके बारे में मैं जाती तौर पर भी और वैसे जाती तौर पर क्या मैंने जो राय कायम की है तमाम इकोनॉमिस्ट को सुनकर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बड़े ये जो 4% की ग्रोथ है, बल्कि आप तो 4.8 पे चले गए, हर रोज की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये जरा से यानी नाकाबिले यकीन फिगर्स हैं। और जो आपने बात की, ये आगे मामला देखिए, ये जो फिगर्स हैं ये किताबों में रह जाते हैं, ये पूरा धंधा है, ये किसी को समझ आया ना आया। असल बात यह है कि बाजार का आलम देखिए क्या है, वहाँ पे कीमतों की क्या सूरत हाल है, क्या लोगों के लिए जिंदगी आसान हो रही है? ये तो अभी आपके टीवी में खबर चल रही है कि 1 जून से पेट्रोल फिर महंगा, डीजल फिर महंगा होने जा रहा है। जी। उसके असरात पड़ते हैं, वो पूरी इकोनॉमी पर असरात पड़ते हैं, बिलखुसूस आवाम के ऊपर असरात। वेरी ट्रू हमाद साहब। असल में तो जी असल में तो आवाम में पॉजिटिविटी तब आएगी जब आपका इन्फ्लेशन रेशो कम होगा, जब महंगाई कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। चाहे नंबर्स आपके जो भी हों, लोग बिलीव करेंगे कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर महंगाई कम नहीं होगी तो लोगों को यही लगेगा कि फिगर्स फर्ज हुए हैं या एक फैंटेसी नंबर जो है वो दे दिया जाता है। कमिंग बैक ऑन पीडीएम, 4 जुलाई से तहरीक शुरू हो रही है, बाकायदा मूवमेंट शुरू हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी जो पीपल्स पार्टी ने रेस किया कि कहां गया वो लॉन्ग मार्च और कहां गए रेजिग्नेशंस? क्या सिर्फ सिंध की हुकूमत पर नजर रखे हुए थे कि हम लोग रिजाइन कर देंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा? ये पीपल्स पार्टी ने सवाल पूछा पीडीएम से। जी पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वैसे तो ये सियासी बयान होता है, वो अपनी पोजीशन को वाजे कर रहे हैं। हालांकि वो पीडीएम जो है वो तो बनी इसलिए थी कि ये सारे लोग मिलकर ये काम करेंगे। अगर अपने तौर पर करना था तो अपने तौर पर तो कर ही सकते थे, अब भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारा मतलब तो यही था कि ये सब लोग जब मिलकर करेंगे तो नस्बतों में वजन आ जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में वजन आ जाता है, सारे सूबे लगता है कि इकट्ठे होकर चल रहे हैं। तो वो इत्तेहाद का तो मकसद ही बुनियादी होता है। तो सियासत हो रही है तो ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन है तो वो बयान दे रहे हैं। लेकिन असल बात यही है कि पीडीएम अब जो पार्टियां इसके अंदर हैं वो एक तुंद मिजाज रखती हैं और वो मज़ामत की मूड में भी है। उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है। मुल्क की सियासत अभी कोई बुनियादी बातें तय नहीं हो पा रही। हुकूमत से घर जाने का मसला भी तो पीछे रह गया। 3 साल तो हुकूमत के पूरे हो चुके हैं। अब अगला मसला तो ये है कि अगला इलेक्शन कितना होना है,
क्योंकि हुकूमत तो किसी और तरफ जा रही है, वो ईवीएम्स पर जोर डाल रही है, उसके आपके कैंपेन चला रही है, तो वो कुछ और मसाइल हैं जो इलेक्शन से मुंसलिक अब आहिस्ता आहिस्ता वो मरकजी हैसियत इख्तियार करते जाएंगे और ये बातें जो है जरा ठीक चली जाएंगी। ठीक, हमाद साहब आपने जिस तरह से बात की ओवरऑल के पॉलिटिक्स जो है अब अपोजिशन की अपनी जानिब और आगे टारगेट भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, लेकिन हुकूमत क्या करने जा रही है वो एक अलग स्टांस पे है। हुकूमत इसके साथ साथ गुफ्तगू कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उमूर पर गुफ्तगू जब करती है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है NRO की बात की जाती है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। लेकिन कल जब वज़ीर आज़म साहब कौम से गुफ्तगू कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स उन्होंने ली हैं, उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, फ़लस्तीन का जिक्र भी किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने दोबारा से अपोजिशन की बात की। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि हम नाअहल हैं, लेकिन हमारी जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि हुकूमत को गिरा दो, हम नाअहल हैं, लेकिन हमने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपने ओवरऑल कैसे देखा इमरान खान साहब का कल का जो कॉन्फिडेंस था जब वो बात कर रहे थे? इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस तो मिसाली है और हमेशा से है, लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि वो पिछले कुछ हफ्तों में एक से ज्यादा बार कई बार ये कह चुके हैं कि मैं हुकूमत तोड़ दूंगा, यानी NRO नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, हुकूमत तोड़ दूंगा। ये उन्होंने कई दफा फिक्र दोहराया है और ये बिना वजह नहीं है, वो किसी खास वजह से ये बात कर रहे हैं। उनका मुखातिब जो होता है वो सियासी पार्टियां नहीं होती जब वो कह रहे होते हैं कि मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा या मुझे घर जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा, वो ये पैगाम कहीं और दे रहे होते हैं और वो जिन वजूहात की बिना पर दे रहे होते हैं उस पर मैं भी यकीन से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तय है कि वो जो एक फेरी टेल थी, रोमांस की, वो अब उस तरह बाकी नहीं है। तो सेम पेज पर तो शायद मामला हो, लेकिन वो जो मोहब्बत में जो गर्मजोशी थी वो अब उस तरह बाकी नहीं है। ये हुकूमत के चलने का तरीकाकार ऐसा है और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और जो हमने बातें की हैं, यानी आप बजट से 3 हफ्ते पहले जब अपना सेक्रेटरी खजाना तब्दील कर रहे हो तो आप संजीदा होंगे बजट बनाने में, या बजट किसी और से बनाया होगा। फिर लिहाजा ये ओवरऑल सूरत हाल जो है इसमें इमरान खान साहब के लिए मुस्कुराने का वक्त कम है। बिल्कुल सही, आपने ये बात तो सही की हमाद साहब कि उन्होंने बहुत दफ़ा ये जुमला बोला कि NRO नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है हमें काउंट करके ना एक रिकॉर्ड शायद उन्होंने बना लिया होगा कि अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ में कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक और अहम चीज़ जो मीडिया को बड़ा अफेक्ट कर सकती है, मीडिया ऑर्डिनेंस जो कि रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमाद गजनवी साहब से हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमाद गजनवी साहब, मीडिया ऑर्डिनेंस जो कमेंट लाना चाह रही है उसको रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक कमीशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने। कैसा देखते हैं आप इस ऑर्डिनेंस को और गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? पहले कम कदगन लगी है मीडिया के ऊपर? बहुत ही खतरनाक ये बात है, बाकी बातें हम करते रहते हैं, पैसे चलती रहती है जी, लेकिन ये जो मामला होने जा रहा है ये खौफनाक है। यानी मैं ये शदीद अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं दिल से समझता हूँ, और जितने लोग हैं, ये देखे ना आपने HFCP का नाम लिया, TUJ का नाम लिया, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, ये सब लोग, ये सियासत अभी शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओपिनियन नहीं दे रही। ये मुतालिका जो लोग हैं जो बड़े मोतबर इदारे हैं, मुख्तर इदारे हैं, ये इनकी राय है। पाकिस्तान में उसका बैकग्राउंड तो जरूरी है, ये वो क्या रहा है मुल्क, खास तौर पर वैसे तो हमारी हिस्ट्री भी ऐसी आलिशान नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो हाइब्रिड रजीम के बाद ये मामला हो रहा है, आपने लॉज भी देखे होंगे, ये 2 साल कैद होगी, 5 लाख जुर्माना होगा, ये पहले लॉ मालूम है। फिर ये कैबिनेट रिपोर्टिंग के हवाले से कैमरा का वो आया कि आप अगर सोर्सेज के थ्रू आप रिपोर्ट करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल। हालांकि सारी दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बुरा तरीका कार है। तो बाहर जो लाइन टोना करेगी उसके लिए मुश्किल है, टीवी ऑफ एयर हो जाते हैं, आप तो खुद जब 24 जो है इस बात को जानता है अच्छी तरह, अखबार जो है उनकी तरसील बंद हो जाती है, फिर उन्हें कहा जाता है लाइन टो नहीं कर रही है, साथी ने फारिग किया जाए। आपके मुल्क के कई सरबराह साथी घर बैठे हुए हैं इसी जुर्म की पादाश में कि वो व्हाट्सएप मैसेजेस के हमाद साहब हम तो खुद विक्टिम रहे हैं। ये मामला जो है इससे आगे भी गया, आपने देखा है कि साथी इस मुल्क में इन्हें हयातुल्लाह से लेकर और शख्स तक कत्ल भी कर दिए जाते हैं और गोलियां भी उन्हें मारी जाती हैं।
यानी हामिद मीर से लेकर और अफसार आलम तक की क्या सूरत हाल है। आप दूसरे लोग हमारे यहाँ पर कितने लोग आपको मालूम होगा, रिजवान अजीज से मतीउल्लाह जान तक अगवा हो जाते हैं दिन दिहाड़े, दुरानी से उमर चीमा तक मारे पड़ती हैं। कभी असदपुर वाला मामला हुआ है, ये सब कुछ हम देखते आ रहे थे कि भाई आज तक ना किसी का मुजरिम पकड़ा गया और उन्होंने कदर मुश्तरक किया है, वो सब हुकूमत के नाफिज हैं। सब बातें हम देख रहे थे। अब की जो लॉ की तरफ आ जाइए, ये लॉ तो एक अनोखी चीज है, ये जो ऑर्डिनेंस हमारे सामने है। आई थिंक द जोक हैज बीन कैरिड टू फार। ये बहुत, इसको टू पुट इट माइल्डली, इट्स अ ड्रैकोनियन लॉ। तमाम लॉ खत्म करके सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसमें मतलब आप इसकी जिस कल देखेंगे वो टेढ़ी है, 3 साल कैद, 25 मिलियन जुर्माना। यानी आप देखिए शुरू कहाँ से हो रही है बात। तो सबसे अहम बात इसमें क्या है, ट्राइब्यूनल्स बनाकर एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह नैब है ना, वो सियासतदानों को निपटने के लिए एक इदारा बनाया हुआ, इसी तरह ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये एक स्पेशल कोर्ट बन रही हैं, जिसमें मीडिया के लोगों को ट्रायल किया जाएगा, जिसकी अपील नहीं है। आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते और फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा 5 से 15 साल का, लेकिन हर साल आपको उसको रिव्यू करवाना होगा। ये देखिए किस तरह की कदरन है। ये जो TPO था ना, उसमें भी ये एंड स्पेशली वी डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम फवाद चौधरी साहब, क्योंकि उनका खुद ताल्लुक मीडिया से रहा है। वो ये तमाम चीजें समझते भी हैं। वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद ये प्रपोज करना भी काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत है। मैं आज 100% आपसे मुतफिक हूँ। ये मुकाबले मजम्मत को क्या जी, ये अल्ट्रा वायलेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये आपकी जो 19 और 19A, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से असरअंदाज नहीं करना चाहिए। राकी बात बिल्कुल ठीक है हमाद गजनवी साहब के, इस तरह जो है गवर्नमेंट को अगर करेगी तो मजीद इसको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी नाज़रीन आपको लिए चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी क्या बचा, हम आज़ाद है, नजरी आज़ाद है, न मुकन्ना आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मीडिया आज़ाद नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, तो ये यरगमाल किसके हाथ है, ये भी जरा खुल के बता देना आप। यरगमाल आप बताएं ना किसकी हाथ है। आपको कौन मना करता है कि कौन से चैनल पर क्या चलाएं, ये आप बता दें। आप मीडिया है, आप बता दें। सिर्फ ये बता दें आज़ाद कौन है जी। मीडिया भी आज़ाद नहीं, अवाम भी आज़ाद नहीं, अदलिया भी आज़ाद नहीं, सियासतदान भी आज़ाद नहीं, आज़ाद कौन है? आज़ाद कोई भी नहीं है। हमारा मुल्क जो है, आप क्या एक आज़ाद मुल्क कहला सकते हैं? क्या आज हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है? क्या हमारे मईशत के फैसले आज़ाद हैं? ये बात हमें बड़ी सोच समझ कर देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने घर को दुरुस्त नहीं करें। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 56 अमवात हुई हैं और 2117 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और 24 घंटों में अगर पॉजिटिव शरह की बात करें तो 4.05 रही है। और इसके साथ साथ चूंकि ये रेशो कम हो रही है तो पाबंदियां और SOPs जो हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन पाबंदियों में नरमी की गई है, SOPs वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का दायराकार भी बढ़ाया जा रहा है। अब 30+ वालों के लिए वॉक इन वैक्सीन भी कराई जा रही है कि जिन लोगों को कोड रिसीव नहीं हुआ वो वैक्सीनेशन सेंटर जाकर अपना ID कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और 19+ वालों की रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है। इस पर हम बात कर लेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, अब करीबन 8 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए कि रेशो जो है वो 5 से नीचे जा रही है, पॉजिटिव रेशो। दैट मीन्स कि बहुत हद तक कोविड जो है वो कंट्रोल हुआ है पूरे मुल्क में। जी बिल्कुल। देखिए, जो हुकूमती इक़दाम थे जो कि आखिरी अशरे में ईद के मौके पर और उसके बाद थे, ये उसका फ्रूट हमें मिल रहा है। और बेशक अवाम ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, तो ये सारी चीज़ पॉसिबल हुई है। पर अब हमें पहले की तरह फिर दोबारा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे पाबंदियाँ उठाई जाएंगी और दोबारा से एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, तो जिस तरह आपने कहा कि SOPs जो हैं उनके ऊपर वो चूँकि अभी भी जारी रहेंगी, तो इसलिए उनके ऊपर हमें सख्ती से खुद भी अमल दरामद करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी हमें चाहिए कि हम मोटिवेट करें। क्योंकि अब पाबंदियों में जब नरमी आती है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा फिर एक सर्ज आने का चांस होता है। बिल्कुल, तो जब तक हमारी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो एक हद तक नहीं हम कवर कर लेते अपनी पॉपुलेशन को,
तब तक वी हैव टू बी केयरफुल। डेफिनेटली नौशीन आमिर साहब, आपने जैसे कहा है कि एक बार फिर बढ़ सकते हैं केसेस अगर लोग एसओपीज को उस तरह से फॉलो ना करें। होता ये है कि जब एसओपीज इजी होते हैं, जब लोग थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी होती है तो लोग भी नरम हो जाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाते हैं और साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाती है। इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है कि किस तरह से जामिया तरीके से इसको फॉलो किया जाएगा कि किसी किस्म की गफलत ना हो? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अभी बात हुई है कि एसओपीज जो हैं कि जिसमें हमारी ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल और ये तमाम चीज़ें जो हैं और हर वो एक्टिविटी जिसमें इसके फैलाव का अंदेशा है उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे और इसके ऊपर ज़ाहिर लोकल इंतज़ामिया भी मुतहरक है और जगह जगह पे वो अपना रेड्स भी करते हैं, विजिट्स भी करते हैं, तो मॉनिटरिंग का सिस्टम अपनी जगह पे उसी तरह चलेगा जिस तरह से पहले था। बिल्कुल सही। फॉर अ लॉन्गर रन हमें वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम अपनी परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे वैक्सीन की, कोविड के चांसेस जो हैं वो उसी तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी का जो जिक्र किया जाता है डॉक्टर साहब, जब भी गवर्नमेंट थोड़ा प्रोग्रेस करना शुरू होती है, एकदम 50 लाख तक पहुंच गए जिनको वैक्सीन इंडोर्स की गई थी, फिर से कोई एक कैंपेन आती है जिसकी वजह से लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि एक फेक न्यूज जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल के अंदर अंदर जो है वो मर जाएंगे और वैक्सीन जो है वो उस तरह से कारआमद नहीं है। इट वाज अ फेक न्यूज जो गवर्नमेंट ने भी अब बता दिया कि ये गलत खबर थी, लेकिन उसके साथ अटैच किया जा रहा है सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयान को। इन चीजों को कैसे कैटर किया जाएगा? मुझे लगता है गवर्नमेंट को दोबारा से पुश करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये वैक्सीन जो है वो सेफ है। जी बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है कि मैसेज जो है वो लोगों तक रहा है, क्योंकि आप देखें कि ये जो पिछले 2 दिन है इनमें रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई है। 3 लाख और 83,000 लोगों ने एक दिन में अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और रजिस्ट्रेशन का भी जो अमल है वो भी अब तेज हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रजिस्ट्रेशन के लिए सामने आ रहे हैं। पहले ये अमल थोड़ा स्लो था और इतने लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते थे, मगर अब रजिस्ट्रेशन का अमल में भी बेहतरी आ गई है और तादाद भी आप देखें कि ये बड़ा रिकॉर्ड है कि तकरीबन 4 लाख के करीब लोग एक दिन में अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी, तो ये अच्छी खुशाइन बात है। मैं समझती हूँ कि प्रोपेगेंडा ने इतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन नौशीन आमिर साहबा, इस मामले में इसमें कोई शक नहीं है कि लोग आ रहे हैं, वैक्सीन करवा रहे हैं और मजीद बढ़ रहे हैं नंबर्स, लेकिन इशू ये है कि गवर्नमेंट ने कैसे केटर करना है उन लोगों को जो कि इसके खिलाफ खबरें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वहाँ पर कहीं पर भी आप इसको देख सकती हैं। ओवरऑल इंटरनेशनली भी ये बहुत बड़ा प्रेशर है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान बने कि इसको तेजी से किया जाए, इस प्रोपेगेंडा को खत्म? एग्जैक्टली ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा जिसमें ये वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरा चलता रहा। नहीं, मैं समझती हूँ कि इसके लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के पास है भी और वो ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस जा भी रहे हैं और मीडिया भी इसके अंदर, आप लोग भी सब बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करें कि इस किस्म की फॉल्स न्यूज़ को जो है वो प्रोपोगेट किया गया कि ये गलत न्यूज़ थी। और देखिए इस किस्म की न्यूज़ से ही आज पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के वाहिद उन 2 ममालिक में है जहाँ पोलियो इरेडिकेट नहीं हो सका, खत्म हो गया। और आज पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो मौजूद है और ये इन्हीं किस्म की फेक न्यूज़ की वजह से है। तो मैं समझती हूँ कि हम सारों को मिलकर इन सारी चीज़ों को निगेट करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के अलावा इस वबा से छुटकारा हासिल करने का और कोई तरीका नहीं। और पाकिस्तान ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो भी वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है वो अच्छी क्वालिटी हो, उसकी एफिकेसी हो और वो सेफ। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहिबा, सबसे आगे तो इस्लामाबाद के लोग हैं। रेशो के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक जो पूरा एक स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के शहरी वैक्सीन लगवाने में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे चूंकि समझती हूँ कि ज़्यादा अवेयरनेस है और वैक्सीनेशन सेंटर, अभी जो मास वैक्सीनेशन सेंटर F9 में खुला है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने में आ रहा है। ठीक है नौशीन आमिर साहब, एक और मामला आपने वैक्सीन का जिक्र किया कि लोग लगवा रहे हैं और पाकिस्तान भी इसको इंपोर्ट भी कर रहा है, चाइना से बहुत बड़े नंबर्स में वैक्सीन आ रही है। फाइजर वैक्सीन का भी जिक्र हो रहा है जो कि हमने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों में 1 लाख फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची थी। फिर उसके साथ अटैच एक चीज़ है कि उसको -70 डिग्री में रखना था। सब लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या ये जो -70 पाकिस्तान ने अरेंज कर लिया या कोई नया इसके लिए SOPs जारी कर दिए गए कि रेफ्रिजरेटर जो हैं वो थोड़े कम भी हों, कैपेसिटी वाले, वो भी इसको कंटेन कर सकते हैं। इस पर क्या आप कहेंगे लोगों के लिए? नहीं जी, देखिए ये हम चूँकि काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान आएगी,
तो उसके लिए EPI जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, और जो कि तमाम किस्म की वैक्सीन्स को पहले से उनका एक स्टोरेज का मैकेनिज्म था, उसको अपग्रेड कर दिया गया था फाइजर की वैक्सीन के लिए। वो कि लिमिटेड हमारे पास उसकी स्पेस है, मगर हमारे पास ये पूरी कैपेसिटी है कि -70 डिग्री के ऊपर हम इस वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए कि वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही उसको EPI के स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया गया और बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, एक बड़ा अहम सवाल अब मैं आपसे पूछने लगी हूँ, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता था कि रेशो कम होगी तो हम रीथिंक करेंगे अपनी पॉलिसीज को। NCOC का इजलास कब होगा? जब कारोबारी टाइमिंग्स जो रिस्ट्रिक्शन है, और खास तौर पर हफ्ते में 2 दिन बंद कारोबार के हवाले से अब कारोबारी तबका भी जानना चाहता है कि 4% पर आ गई है पॉजिटिव रेशो, बेहतरी आ रही है, तो मजीद आसानियां कारोबारी तबके के हवाले से कब सामने आएंगी? देखिए, NCOC का इजलास तो डेली होता है और डेली इसके ऊपर तमाम सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है, और बिल्कुल वो ताजिर बरादरी और ये सब उनसे कांटेक्ट में होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जल्द ही, क्योंकि देखिए अभी तो हम इसको नीचे लेकर आए हैं और बाजार वगैरह टोटली बंद नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएगी। मगर ज़रूरियात ज़िंदगी और मैं समझती हूँ कि मईशत का पहिया रुका नहीं हुआ, चल रहा है, और इंशाल्लाह बाकी चीजें भी ग्रेजुअली है। ये जरा सा वैक्सीनेशन का प्रोसेस, अगर आप कुछ डेट दे दें आइडियली कि महीना एक लग जाएगा, वो सेक्टर जो मुकम्मल बंद थे, जिसमें आप देखें सिनेमा इंडस्ट्री है और दीगर ऐसे मैरिज हॉल्स हैं जो कि इंडोर नहीं कर सकते, फिर रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेसेस नहीं कर सकते, जिनके पास आउटडोर नहीं है वो बंद है, बिल्कुल वो बंद डिलीवरी पर है। तो ऐसे कुछ टाइमलाइन मिल जाए कि कितनी देर के लिए इतनी रेशो रहेगी, अगर पॉजिटिव तो फिर ये खोलने की ऑप्शन आ जाएगी, ये कुछ मैकेनिज्म बनाया हुआ है ऐसा? जी देखिए, जब 3 से नीचे जाता है पॉजिटिविटी रेशियो भी पॉजिटिव इंडिकेशन होती है, और उसके बाद फिर चीजें जो है वो खुलने की तरफ आती हैं। ऑलरेडी हम शादी हाल के मालकान जो है उनसे राब्ते में हैं, क्योंकि देखिए ऑल दो आउटडोर की इजाजत दे दी गई है, मगर इस वक्त मौसम की शिद्दत है और आउटडोर जो है वो चीजें पॉसिबल नहीं है, तो इसके ऊपर NCOC गौर कर रही है। मैं समझती हूँ कि जल्दी इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन आए। आई होप कि जल्दी इस पर डिसीजन आए। डॉक्टर साहिबा, एक और मामला जो बहुत ज़ेर बहस भी आ रहा है, जिनके शनाख्ती कार्ड्स नहीं है, खास तौर पर हमारे बुजुर्ग लोग या ऐसे लोग जिन्होंने शनाख्ती कार्ड कभी बनवाया ही नहीं है, वो तबका जो नहीं इस चीज़ में जाता कि शनाख्ती कार्ड बनाया जाए, उनकी वैक्सीन को कैसे कैटर करेगी गवर्नमेंट? कि उसके ऊपर भी गौर हो रहा है और उसके लिए भी जाहिर है कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, मगर इसके अंदर इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डाटा मेंटेन हो कि कितनी पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेट हो गई है, और वो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास नादरा के रजिस्टर्ड जो पूरा सिस्टम है वो हम यूज ना करें। लेकिन ये भी अनाउंसमेंट हुई थी कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं है उनको लगाई जाएगी वैक्सीन। जी लगाई जाएगी, मगर उसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस हो जाएगा और इंशाल्लाह सबको लगेगी। इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हमने 2021 के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये पूरी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं और डेफिनेटली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनके पास नहीं है आईडी कार्ड्स वो भी हमारे अपने हैं, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बना के आई होप कि जल्दी हो जाए, पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स में ऐसे लोग हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा है कि ना सिर्फ बुजुर्ग अफराद ऐसे लोग भी हैं जो कि अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके अभी तक आईडी कार्ड नहीं बने, 25 से 30 लाख ऐसा नंबर है जिनको अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिले और दीगर भी ऐसे लोग हैं, तो उनको भी कैटर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप उनको वैक्सीनेशन लगाएं। जो मेड्स हैं, जो मुलाजिमीन हैं, जो मजदूर तबका है, उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं होते, तो वो कैसे अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे? आई थिंक गवर्नमेंट को बड़ा जल्दी इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन इस वक्त कैसी है। जैसे ही बजट करीब आ रहा है ये देखा है कि ओवरऑल सिचुएशन कुछ इकोनॉमी की बेहतर हो रही है। उसमें 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर आपने टैक्स कलेक्शन की है बेहतर हो रही है, अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं तो भी बेहतरी है, और फिर अगर आपके साथ इसमें अगर फॉरेन रिजर्व के साथ साथ हमने ओवरऑल जो इकोनॉमी में आपकी डेवलपमेंट है जिसमें GDP बहुत अहम किरदार अदा करता है वो कितना बेहतर हो रहा है, तो वो भी 3.94 क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स क्लेम की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन रिजर्व भी बेहतर हो रहे हैं। तो अगर ये चीज़ों को मान लिया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो बड़ी बेहतर। अच्छा, एकदम से ऐसे हुआ कि हम सोकर उठे और चटपट
जो अंधेरा था वो ख़त्म हो गया और रोशन हो गया पाकिस्तान, और फिर जो है फिगर्स सारे के सारे बेहतर हो गए। तो क्या वाकई में ये 3.94 पर जा रहा है? क्या वाकई हमें खुश होकर तालियां बजानी चाहिए और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए? और अच्छे दिन जो महंगाई की कमी की सूरत में होते हैं, अच्छे दिन सिर्फ वही होते हैं जब महंगाई कम होती है, क्योंकि ओवरऑल आवाम को इम्पैक्ट सिर्फ वो करता है। क्या वाकई में वो आने वाले हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट मियां अहमद साहब ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपके? ठीक है। ये जो फिगर्स हमें बताए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल FBR फेडरल रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि पहली बार 4 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूली, नई तारीख रकम हो गई है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं कि नई तारीख रकम हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होता कि वो ये भी बता देते कि महंगाई की भी जो तारीख है वो भी नई ही रकम हुई है, और जो आम आदमी पर बोझ पड़ा है, जिस टैक्स कलेक्शन का आप सर पे सेहरा लगा रहे हैं, वो आम आदमी की जेबों से आपने जबरन पैसा निकाला है, और आपने इंपोर्ट्स के ऊपर पैसा निकाला है, आपने लोगों के प्रॉफिट पे वो टैक्स लगा के पैसा नहीं कमाया है। आप जो चीज़ पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उसके ऊपर आप ड्यूटीज ले रहे हैं, और वो कौन इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे? वो यहाँ पे एक लग्जरी क्लास इस्तेमाल कर रही है। आपकी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, आपके तमाम इंपोर्ट्स पे टैक्स बढ़े हैं। अब आप इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं 13.5 पर, अब 13% आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, और आपकी एक्सपोर्ट से वो 2 गुना हो चुकी हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हमारी एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट्स हैं ये बराबर रहेंगी और हम इस मुसीबत में से निकलेंगे, वो तो पीछे ही रह गया। अब अगला जो सिलसिला चल रहा है वो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो चुकी हैं, और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो 2 गुना हो चुकी हैं। आप बताइए कि आपने जिक्र किया है कि सिर्फ कस्टम ड्यूटी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये आ रहा है कि सेल टैक्स में भी रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ी है पिछले अगर साल से कंपेयर किया जाए, इनकम टैक्स की मद में 1462 अरब ये भी रिकॉर्ड है। तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी की बात नहीं, यहाँ पर 4 सेक्टर्स में डिवाइड करके सेल्स टैक्स, FDI, इनकम टैक्स और कस्टम्स को, इसके ऊपर डिपेंड करके गवर्नमेंट ने 4143 बिलियन रुपीज इकट्ठे किए हैं। तो फिर इसके ऊपर कैसे आप इसका एक तो ये कंपैरेटिव जो है, ये 2 कंपैरेटिव्स हमारे पास आ रहे हैं। एक जो फिगर्स हमें दे रहे हैं वो उसका कंपैरिजन किया जा रहा है पिछले साल के इसी महीने की फिगर्स के साथ। अब अगर आप पिछले साल की इसी महीने से फिगर के साथ इसको कंपैरेटिव करेंगे तो वो रिलेटिव बनता नहीं है, क्योंकि पिछले साल इकोनॉमी बंद थी, हालात बहुत बुरे थे, उस हिसाब से तो आज की फिगर हर तरह से बेहतर ही होनी थी। अब दूसरी आप बात कर लेते हैं कि भी आपकी सेल्स टैक्स बढ़ रही है, आपकी इनकम टैक्स बढ़ रही है, आपकी FED बढ़ी है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने जो एग्जम्पशंस दी हुई थी बिजनेस क्लास को सेल्स टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, गवर्नमेंट ने वो खत्म किए हैं। ये कोई ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया, लोग इतना प्रॉफिट, इतना पैसा कमा रहे हैं कि उसमें से टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने 65B, 65D, 65E इन तमाम की जो एग्जम्पशंस थी नए कारोबारी लोगों के लिए वो खत्म कर दी हैं, और 65B को तो फौरन ही खत्म कर दिया। अब ऐसी सैकड़ों कंपनियां लोगों ने बनाई जिनके ऊपर उनको ये उम्मीद थी कि 5 साल उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जब आपने अचानक खत्म कर दी तो टैक्स लायबिलिटी उन पर लागू हो गई। अब जब टैक्स लायबिलिटी उन पर लागू होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की जेब में पैसा तो जाना ही है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने कैसे जबरन पैसा निकलवाया है। ये लोगों ने अपने प्रॉफिट में से नहीं दिया है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के मद में, ये आपने लोगों ने अपने प्रॉफिट में से नहीं दिया है, ये आपने जबरन निकलवाया। और जबरन किसी भी इकोनॉमी में जब पैसा निकलवाया जाता है तो वो कभी भी मुईशत के बेहतर इशारियों की तरफ रहनुमाई नहीं करती है। आप कह रहे हैं बेहतर इशारियों की तरफ रहनुमाई नहीं करती, ये कह रहे हैं हम 3.94 को टच करेंगे। हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ये तो बहुत कम बता रही है गवर्नमेंट, ये तो 4 और 5 पर भी जाएगा। असल में जो हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट जिनका आपने जिक्र किया है, असल में बर्बादी के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। यानी कि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई जाती। अगर मैं आप ये देखिए ना कि आप कह रहे हैं 3.94 हो गया आपका GDP, तो जरा आम आदमी से जरा पूछ के देखिएगा कि भाई उसका रेवेन्यू बढ़ गया, उसकी जो पर मंथ इनकम है क्या वो बढ़ गई है? होगा इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे जी बिल्कुल अदादो शुमार पे पड़ेगा। जब भी अच्छा ये पहली मरतबा नहीं हुआ है कि जब भी गवर्नमेंट्स पर मुश्किल टाइम आता है, चाहे वो पीछे नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, जब वो जाने लगते हैं ना तो उनके अदादो शुमार बेहतर हो जाते हैं। ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है, और जब आप उसको बाद में देखते हैं कि मैनिपुलेशन हुई है उसके अंदर। लेकिन इमरान साहब आप ये भी देखें ना, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, ये स्टेट बैंक ने कहा, ये गवर्नमेंट तो नहीं कह रही, वो तो एक न्यूट्रल इदारा है जो ये कह रहा है। एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ है, ये भी स्टेट बैंक कह रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर गए 4 साल की, पिछले साल के कंपैरिजन में नहीं 4 साल की, ये भी स्टेट बैंक कह रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि
स्टेट बैंक ये कह रही है, लेकिन आप काइंडली ये भी ज़हन में रखिएगा कि स्टेट बैंक ने नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ये कहा था कि 3.94 जीडीपी हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, 2 घंटे की ब्रेक ली गई, उसके बाद ऊपर से फोन आया वजारत खजाना। मैं आपको ये मेरे आप कॉलम पढ़े, आप उसमें डिटेल में मैंने इसका जिक्र किया है कि वहां पर कॉल आई और फिर 2 घंटे की ब्रेक के बाद उसमें इत्तफाक किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 2.75 जीडीपी रहेगा, जिन्होंने 3.94 कर दिया। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो स्टेट बैंक की फिगर्स हैं या फिर जो आपकी वजारत खजाना की फिगर्स हैं, उनको जरा कंपैरेटिवली मैच जरूर किया जाए, फिर हमें एग्जैक्ट पिक्चर सामने आएगी और आम आदमी को बेवकूफ ना बनाया जाए। अगर आप बात हो रही थी कि मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है, आप ये देखिए कि अगर आप इस साल की वीट क्रॉप देख लें, सिर्फ वीट क्रॉप, आपको पता है जीडीपी की कैलकुलेशन में वीट क्रॉप का बड़ा एलिमेंट होता है। वो जो फेडरल गवर्नमेंट फिगर दे रही है वो ज्यादा है, जबकि वो कम है, सॉरी, जो फेडरल गवर्नमेंट फिगर दे रही है वो कम है, जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने फिगर दी है वो ज्यादा है। अब आप बताइए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, अगर मैं इसकी डिटेल्स में आपको लेके जाऊं तो आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई गवर्नमेंट ने क्या रियल फिगर्स हमारे सामने सब आपने जिस तरह कहा है कि आप अगर ये कंपैरिजन करें, अब गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि जी आप हमारे इंडिकेटर्स देख लें जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, रेमिटेंसेज हैं, टैक्स है, फॉरेन रिजर्व्स है, इनको देखते हुए ओवरऑल आप देखें मुनाजरे के लिए भी उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। हम इसके बाद एक और क्लेम भी कर दिया वजीर खजाना ने कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बिजली महंगी नहीं करेंगे और मजीद टैक्सेस नहीं लगाएंगे। और ये जो क्लेम किए जा रहे हैं इसको बड़े आसानी से कह देना कि जी आप ये गलत हैं या फर्स्ट हैं, ये कहना आसान है, लेकिन क्या हम लोग इसको क्लेम कर सकते हैं पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, मैं इस पर बात करूंगा। देखिए अभी आपने बात की कि वजारत खजाना ने, यानी कि वजीर खजाना ने कहा है कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर वकार साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं बाय रेवेन्यू, उन्होंने कहा है कि भाई टैक्सेस भी बढ़ेंगे और बिजली के रेट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो बजट जो कि आईएमएफ से अप्रूव करवाने के लिए इन्होंने मंडे को भिजवा दिया है, पिछले मंडे को आईएमएफ को भिजवा दिया गया है कि भाई इसको अप्रूव कर दें, हमने ये बजट बना दिया है। उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं उसमें इजाफा है और अक्टूबर तक का कमिटमेंट कर ली गई है कि जो बिजली के रेट्स हैं वो बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो सैलरीड क्लास है जिस पे ये कहा गया था कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, उस पर 5 अरब रुपए का एडिशनल टैक्स उसमें प्रपोज किया गया है। ये चीजें चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। आर यू श्योर अबाउट इट? क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़ा खुलकर ये कह रही है कि पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया, आईएमएफ कह रहा है डू मोर, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। और ये भी याद रहे कि ये सेकंड लास्ट बजट है ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगर हम टेक्निकली पूरी टर्म की बात करें तो इसके बाद एक ही बजट पेश करना होगा गवर्नमेंट को, तो कुछ तो बेहतरी उसको आवाम को दिखानी पड़ेगी। ये मैं वही बात जो मैंने पहले आपसे कही है कि यही गवर्नमेंट नहीं है, पिछली गवर्नमेंट भी जब जाने लगती है तो एकदम आदादोशुमार बेहतर हो जाते हैं। और जो मैं बात आपसे ये कर रहा हूं कि टैक्स बढ़ने के लिए जा रहा है, ये 100% श्योर है आपको, चूंकि हमें तो इस बात का इल्म है कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, जो बजट भिजवाया आईएमएफ को अप्रूवल के लिए, उसमें सैलरीड क्लास के ऊपर 5 अरब रुपए एडिशनल टैक्स जो है उसकी प्रपोजल है, जिसमें जो स्लैब्स हैं स्लैब्स को कम किया जाएगा, रेट में बढ़ाते हैं, स्लैब्स को कम किया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स का रेट बढ़ेगा। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें असल में जब कोई वजीर खजाना साहब चले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने किया क्या है। अब हफीज शेख साहब ने जो प्रपोजल दी थी आईएमएफ को, उन्होंने कहा था कि 24 अरब रुपए का टैक्स बढ़ाएंगे हम सैलरीड क्लास के ऊपर, जो कभी हमें 5 अरब बताया जा रहा है जो हमने प्रपोज किया। अब आईएमएफ इसमें मानता या नहीं मानता, दिस इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन बात आईएमएफ के मानने की नहीं है, पाकिस्तान ने तो मानना ही मानना है, हम उसके बाउंड है, वो हमारे बाउंड नहीं है, ये चीज समझने की जरूरत है। और ये जो 5 अरब आपको मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारी प्रपोजल है, उनकी जो प्रपोजल है वो इसके। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि जी ये इंडिकेटर्स जो है पॉजिटिव नहीं है, लेकिन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि गुज़िश्ता पिछले हफ्ते में किस तरह पिछले महीनों में कैसे इंप्रूव करी है, 47,000 का इंडेक्स उसने क्रॉस कर लिया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपने खुद का क्रॉप बढ़ी है। फिर इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री आती है, ओवरऑल इंडस्ट्री की जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जिसमें खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने भी सबके सामने है वो चीज़ किस तरह से इंप्रूव की। तो ये इंडिकेटर्स क्या वाकई नहीं अफेक्ट कर सकते? आप एक तरफ रेमिटेंसेज का बाकी रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं, इसके अलावा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या इनका कोई ना कोई फायदा तो होगा ना आवाम को? देखिए मैं आपके पॉइंट पे पॉइंट आता हूँ आपकी तरफ। सबसे पहले मैं रेमिटेंसेस की बात कर लेता हूँ कि जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और पाकिस्तान में जो फॉरेन
जो हमारे जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने पैसा भिजवाया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ आम आदमी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये पिछला 1 साल हो गया, आप ये नहीं कह सकते पिछले महीने की बात है, पिछला तकरीबन 1 साल हो चुका है कि रेमिटेंसेज आपकी ज्यादा है, $2 बिलियन से ज्यादा जा रही है, लेकिन आपके जो मुआशियात है, जो आपका आम आदमी की सूरत हाल है उसमें बेहतरी नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो आपको फॉरेन रेमिटेंसेज मिल रही है उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो पब्लिक के लिए नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन लोन की और इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स की तरफ है और दूसरी गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ है। सबसे पहली बात तो आपकी रेमिटेंसेज का ध्यान में रखें, इसमें कोई शक नहीं है कि रेमिटेंसेज बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट का अच्छा काम है कि रेमिटेंसेज किसी भी तरह बेहतर किए, कोई भी उन्होंने फार्मूला लगाया, जुगाड़ कहने लगे, चले मैं फार्मूला कह देता हूं वो उन्होंने बेहतर किया है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल है कि अगर इतने पैसे, मिसाल के तौर पर अगर ये पैसे ना आए होते, अगर ये रेमिटेंसेज ना आई तो हम कहां खड़े होते फिर? इसका मतलब है कि हमारा डॉलर तो 200 पे जा चुका होता। तो ये चीजें सोचने वाली है। अब दूसरी आप बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की, जो स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज भी किसी भी मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी की बेहतरी की पोजीशन नहीं हो सकती है। लेकिन जब नीचे जाता है तब तो कहते हैं स्टॉक मैं समझता हूं भी गलत कहते हैं। अगर इसके सही इंडिकेटर्स आपने लेने हैं तो आपने ये देखना है कि आपके आम आदमी के जीडीपी में एक्चुअल क्या इजाफा हुआ है, आपके आम आदमी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके एक्सपेंसेस कम हुए। आप महंगाई को देखें ना, महंगाई इस वक्त 11% पे खड़ी है और गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा है कि हम अगले साल 8% पे लेकर आएंगे। भाई कैसे लेके आएंगे? व्हाट इज द पॉलिसी? आपके पिछले 4 महीने से लगातार आपका 5.5 से उठी है ये, उसके बाद 7, फिर 9, अब 11 और ये मुझसे मजीद बढ़ती जा रही है। सर, जो आने वाले दिनों में भी ये बढ़ेगी। जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 16.34 है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते 0.6% कमी भी आई है। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ फूड की है, फूड की मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि वो लास्ट क्लोज किया 11% पे किया है, लेकिन आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप ये देखिए वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, महंगाई इतनी ज्यादा है। असल में इतनी बुरी सिचुएशन है तो फिर शराय सूद साथ पे कैसे रह रही है? वो तो बरकरार है, जिसकी वजह से बिजनेस भी फ्लॉरिश करेगा, लोगों को बेहतर होगा और ये एक बड़ी हेल्दी बात है। देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो शरह सूद एक दफा 13-13.5% भी रही थी। जी। अब जो 7% पे शरह सूद है उसका इस पर मेंटेन रहना, देखिए 2 चीजें हैं आपकी साथ। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको फाइनलाइज करना होता है कि हमारी शरह सूद क्या होनी चाहिए, और चूंकि पूरी दुनिया में जो 7% आप दे रहे हैं पूरी दुनिया में रिलेटिवली तो बेहतर है ना मियां साहब, ऐसे तो नहीं है, मतलब 13 से 7 पे आए हैं। इसलिए बेहतर है कि मैं आपको बताता हूं कि पहले आपने कंपैरिजन करना है ना, नहीं आपने हॉट मनी ली हुई थी, हॉट मनी आपने 12-13% पे ली हुई थी, और जब आपने वो वापस कर दी, जाहिर बात है वो कह रहे थे अगर हम आपको पैसा उसी वक्त देंगे, आपको उसी वक्त देंगे जब आप हमें 12-13% इंटरेस्ट देंगे। जब उन्होंने पैसा अपना $2 वापस मंगवा लिया तो अब तो कोई पॉइंट ही नहीं था कि आप इतना शरह सूद रखते। आपने कहा चले ठीक है 7% आप दे रहे हैं, पूरी दुनिया में 1% चल रहा है। अभी भी देखिए कि बहुत ज्यादा है। हम जिस तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें अपनी ही इकोनॉमी और अपनी ही माजी से कंपैरिजन करना होगा, और हम इसी में इतने में भी खुश हैं थोड़ा सा। मैं समझता हूं कि रियल फिगर्स देनी चाहिए। हॉट मनी जो है वो अवेलेबल थी, आपको हॉट मनी चाहिए थी, आपने 13% पे कर दिया। आप ये देखिए ना, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, और अब अगर आप इस साल देखें 7% गुड, लेकिन एक चीज तो गुड आपने बता दी, बड़ी बात है मियां साहब। लेकिन इसके साथ साथ अगर एडिशन करते हुए, क्योंकि नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं, हमने भी बात की कि इस वक्त गवर्नमेंट फ्लॉन्ट कर रही है कि हमने बड़ी अच्छी इकॉनमी कर दी है। आपके मुताबिक ये चीज़ें इस थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती हैं, इस तरह एक्चुअल फिगर्स नहीं है। अब आप बताइएगा, अगर जो लोग देख रहे हैं आपको, कि क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, आइंदा 6 महीने में कुछ बेहतरी हो सकती है जिस तरह गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है? छोड़ दीजिए सब नंबर्स को, सब फिगर्स को। उम्मीद के साथ तो दुनिया कायम है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि इकोनॉमी के इशारे जो हैं वो उसी वक्त बेहतर होंगे जब आम आदमी की हालत बेहतर होगी। और मैं देखता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी है, जो चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और जो प्रॉपर्टी सेक्टर को उन्होंने बूम दिया है, जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रियां भी चल रही हैं। लोगों ने, आपने देखा 8 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हुई है। अब वहां से लोगों ने पैसा कमाया और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी लगाया, और आने वाले दिनों में भी गवर्नमेंट ये एमनेस्टी को खत्म नहीं करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ अगले जो गवर्नमेंट की क्लोजिंग तक आपको ये अच्छे फिगर्स आते रहेंगे। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। देखिए फिर क्लोजिंग तक अच्छे फिगर्स आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग फिगर्स तक ही हमने रखना है, हमने ये भी देखना है कि आवाम तक उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, कब तक पहुंच सकता है अगर ये फिगर्स आएंगे तो। देखिए अगर हम इस पे कंसिस्टेंट रहते हैं, Exactly, अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल चाहिए कि आप आम आदमी की सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे, और आम आदमी को रियलाइज होगा, इसी तरह चलते रहे, आम आदमी को रियलाइज होगा कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में खास तौर पर एक आम आदमी की जो बेसिक नीड है वो फूड है,
खुराक है, आपको खाना मिलना चाहिए, मजदूरी भी तभी की जाती है कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। तो ये जो हमने फिगर बताया कि 16.34 दायरा शुमारियात के मुताबिक फूड के ऊपर महंगाई की रेशो है, क्या इसमें आप कमी देख रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में? मैं नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का कंट्रोल नहीं है। आने वाले दिनों में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो महंगाई है ये इसी रेंज में प्लस माइनस रहेगी, कोई ड्रामेटिकल चेंज नहीं आए। ठीक है, ड्रामेटिकल चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। मियाँ इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। पिछले 1000 दिनों के हवाले से जिस तरह से बात करते गवर्नमेंट के चूँकि गुजर चुके हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक परफॉर्मेंस इनको ठीक नहीं लगती, लेकिन आइंदा आने वाले 1000 दिन की उन्होंने बात की, अगर अच्छे तरीके से इसी तरह कंसिस्टेंटली अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से परफॉर्म करती है इसी नंबर्स के साथ, तो फिर आइंदा आने वाले 2.5-3 साल जो है वो फिर बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, रोशन दिनों की, रोशन नंबरों की बात की जाती है, लेकिन तब्दीली का हर दिन अवाम पर महंगाई का बम बन के गिरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चीनी औसतन 42 रुपए 95 पैसे फी किलो महंगी हुई है इस गवर्नमेंट के दौरान। इसी अरसे में गुड़ 48 रुपए 21 पैसे, आटे का 20 किलो का थैला 375 रुपए 50 पैसे बढ़ा है। जिंदा ब्लायरल हमने देखा 450 रुपए की मुर्गी आप कभी इमेजिन कर सकते थे 470-80 तक भी गई है। 155 रुपए 51 पैसे फी किलो इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, इसके साथ साथ अंडे 51 रुपए 68 पैसे फी दर्जन महंगे हुए हैं। गरीब के लिए दाल भी अब लग्जरी बन चुकी है। दालों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। घी भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। 1000 दिन जो अभी तक गुजरे हैं गवर्नमेंट के, उसमें दाल माश 111 रुपए 50 पैसे और दाल मूंग 110 रुपए 52 पैसे महंगी हुई, जबकि दाल मसूर की कीमत में 45 रुपए 41 पैसे और दाल चना की कीमत में भी 33 रुपए 37 पैसे इजाफा हुआ है। घी का डब्बा औसतन 224 रुपए महंगा हुआ। 224 रुपए कीमत नहीं हुई, जो उसकी ऑलरेडी कीमत थी उसमें 224 रुपए इजाफा हुआ। तो ये पूरा सिनॉप्सिस था शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक, और प्लीज ये फिगर्स हमने नहीं निकाले, ये इदारा शुमारियात ने जारी किए हैं और उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की है कि महंगाई में इजाफा हुआ है और 1000 दिनों में आवाम के लिए फूड अफोर्डेबिलिटी जो है वो बहुत कम। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शदीद गर्मी के मारे कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक का जुल्म मुसलसल जारी है। आप इमेजिन कीजिए कि इस शिद्दत की गर्मी के साथ सारी रात आपके घर लाइट ना आए, आपका क्या हाल है? बिल्कुल, और बहुत से इलाके हैं जहां पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की शॉर्टफॉल का बहाना बनाकर मनमानियां एक बार फिर शुरू कर दी हैं। और इस साल एक बार फिर हमने देखा कि शहरी परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानियाँ और फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि बिजली चोर हैं, इसकी रीज़न ये भी कहा जा रहा है कि जी कुंडे डायरेक्ट लगा लिए गए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारी थोड़ी सी गलती है, हमें भी थोड़ा अपने आप को ठीक करना होगा, हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा, हमने कहाँ कहाँ पर गलती की, क्या क्या मिसमैनेजमेंट हुई। ये के इलेक्ट्रिक और इंतजामिया या गवर्नमेंट नहीं मान रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि जी बिजली चोर इसकी वजूहात हैं या फिर आप कुंडे लगाने वाले लोग जो हैं इसकी वजह है। बिल्कुल सही, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 3300 मेगावाट बताई जा रही है, लेकिन शॉर्टफॉल 400 है और मुझे लग रहा है कि 2019 में जो हुआ था कहीं वो दोबारा से रिपीट ना होना शुरू हो जाए। शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से, वो सुनवाते हैं आपको। ये है कि लाइट जाती है और लॉकडाउन भी है, तकरीबन इंसान कहीं जा आ नहीं सकता, लेकिन ये है कि घर में 4 बजे के बाद कौन निकलेगा, आपको पता ही। अब से गुजारिश है भैया कि बागो कुरंगी में हम लोग, मेरी रिहाइश है बागो कुरंगी में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर तो 6-6 घंटे लाइट होती ही नहीं है, रात को पूरी रात लाइट नहीं होती। और दूसरी बात कि कलेक्टर को चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे कि लाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाए हमारी, और बिल जो है बिल तो कम से कम आए ना। यूनिट इतने ज़्यादा हो गए और फ़ौरन ज़्यादा बिल इतना आ रहा है, गरीब कहाँ से भरेगा इतने बिल जो आ रहे हैं। सर जी हम तो जो है ना इस इलाके से, बस बिजली का तो कोई वो हाल नहीं है, कभी 4 घंटे बाद, कभी 5 घंटे बाद, कोई पता भी नहीं चलता कब आएगा कभी जाएगा। हमारी लाइट तो उस्ताद बहुत आना जाना करती है, हम लोग लांडी के रहने वाले हैं और बड़ा परेशान है हम लोग बिजली आने जाने से। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हम गरीबों को सपोर्ट किया जाए और हमारे को लोग मतलब शहरी परेशान हैं। और अगर आप देखिए कि जिन एरियाज़ का जिक्र किया जा रहा है वो तमाम वो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। शाह फैसल, सरजानी, मलीद, गुलिस्तान जौहर भी इसमें अब आ जाता है। कुछ बड़े एरियाज़ भी हैं जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होनी है, मतलब गैर एलानिया है लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल, और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है या फिर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहरी परेशान हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अहवाल हमें बताएंगे। हबीब, हमने देखा शहरी बहुत परेशान है, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी डाल देती है बिजली चोरों पर। सिचुएशन है क्या, कहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई?
जी बिल्कुल अबूजर, देखें गर्मी जैसे ही बढ़ी है तो तमाम तर के इलेक्ट्रिक के जो दावे थे वो तो धरे के धरे रह गए और शहर की सूरत हाल एक बार फिर वही है कि शहर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का जो है वो सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी खासे जो है वो परेशान हैं और रातों के हवाले से जिस तरह भी आप लोग भी बता रहे थे कि रात में जो शहरी हैं उनकी नींद इस वक्त बिल्कुल मुश्किल बना दी गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, क्योंकि रात भर जो है वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। कई इलाकों में ये सूरत हाल भी है कि रात 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक जो है वो बिजली गायब रहती है। तो ऐसी सूरत हाल में शहरियों की जानिब से भी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो तमाम तर वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, इस साल का जब आगाज़ हुआ तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक दावा किया गया कि इस साल में 450 मेगावाट का एक इजाफी प्लांट है बिन कासिम में इंस्टॉल किया गया है और उससे बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही गर्मी आई है तो फिर एक बार जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शॉर्टफॉल का सामना है। तकरीबन 3000 मेगावाट जो है वो इस वक्त शहर में बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन जो इस वक्त डिमांड तो 3000 की है, लेकिन जो डिमांड जो है वो बढ़ गई है। डिमांड इस वक्त 3400 तक जो है वो शहर की पहुँच गई है। तो शहर में जो बिजली के जिसमें लोड शेडिंग वाले इलाके थे, जिसमें 35% हिस्सा जो के इलेक्ट्रिक अपने मुताबिक बताती है कि जिसमें छोटी आबादियाँ हैं और कच्चे इलाके हैं और कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बिजली चोरी और कुंडे की शिकायत हैं, तो उन इलाकों में पहले ही लोड शेडिंग की जाती है 6 से 8 घंटे। अब उस लोड शेडिंग के साथ साथ गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का एक ऐलान के बगैर कर दी गई है और शहर में रात भर जो है वो अच्छा ये तो हो रहा है हबीब, और शहरी भी शिकायत लगा रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर हमने देखा टॉप ट्रेंड भी रहा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। कोई असर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पर? कुछ कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में बेहतर हो जाएगा या कोई नंबर दिया जा रहा है कि इतने टाइम लगेगा लेकिन हम बेहतर कर लेंगे? अच्छा देखें सीमल, एक रिवायती के इलेक्ट्रिक का जवाब होता है जो कि हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि कस्टमर की जो शिकायत हैं वो अपने जो उनका मखसूस कॉल सेंटर नंबर है उस पर कॉल करके दर्ज करवाई जा सकती हैं। अब उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म भी दे दिए हैं कि शहरी वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं। शहरी शिकायत तो दर्ज करवा देते हैं, शिकायत दर्ज भी हो जाती हैं, लेकिन उन शिकायत पे जो रिस्पांस है वो भी शहरी आप देखें उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, सोशल मीडिया जो ट्रेंड है वो यही दिखाई दिए कि शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी कई इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, टीम्स आ नहीं रही हैं और फिर एक ये कह दिया जाता है कि इलाकाई फॉल्ट है। इलाकाई फॉल्ट के नाम पे कई इलाकों में जो है वो गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया या इलाका कह दिया बिजली चोरी इसकी जिम्मेदारी बना दी, लेकिन हकीकत यह है कि मिसमैनेजमेंट है, फ्यूचर का प्लान नहीं बनाया, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाए, इसी की वजह से आज ये मुश्किल वक्त देखना पड़ा है। हबीब खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया सिचुएशन इस वक्त इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। बहुत सी डिफरेंट खबरों में एक पॉजिटिव खबर जो कि हमने देखी है वो ये है कि कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए फैमिली, बिजनेस और टेक्निकल वीज़ा बहाल कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में अगर फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिल्कुल। और इसका क्रेडिट वज़ीर दाखिला शेख रशीद को जाता है, जिन्होंने कुवैत के वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसमें कुवैती वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे और इस मुलाकात में पाक कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात की और एक बड़ा जो डिसीजन है वो भी सामने आ गया कि वीज़ा बहाली पर बातचीत की गई और वीज़ा बहाली के लिए बाकायदा जो ऐलान है वो भी कर दिया गया। और फिर इसके साथ साथ कुवैती वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी मरासला भी पेश किया गया। बिल्कुल, और इसके मुताबिक 2011 से बंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीज़े की बहाली पर बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है और दोनों ममालिक ने फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला भी किया और पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के मुताबिक कुवैती वीज़ा जारी करने का भी फैसला हुआ है, जबकि खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ऑनलाइन वीज़ा लेकर कुवैत जा सकेंगे। और इस मौके पर कुवैती वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात 7 दहाइयों पर महीद हैं। पाकिस्तान और कुवैत के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है। और आपको पता है कुवैती दिनार सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रुपए के कंपैरिजन में उसकी अमाउंट है, तो वर्कर्स वीजा भी अगर अलाउ हो जाएगा तो फिर आसानी भी होगी पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वहां जाकर काम करना, भी जा सकेंगी और इसके अलावा विजिट भी हो सकेगा, जो कि पिछले 10 सालों में बड़ा मुश्किल ऐसा पॉसिबल होना। बिल्कुल सही। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी और एक मजेदार सी बड़ी रिफ्रेशिंग सी खबर जो है शेयर करेंगे। खबर क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बड़ी जरूरी होती है। वो ये है कि मौसम गर्मा जब आता है ना तो उसके फल जो है वो अपनी नौइयत के अलग होते हैं।
कलरफुल से, रिफ्रेशिंग से, जूसी और मज़ेदार से। उन्हीं में एक ऐसा फल है जिसे तरबूज और वाटरमेलन कहा जाता है और बहुत से लोगों का फेवरेट। बिल्कुल, और इसकी फेवरेट होने की बहुत सी वजूहात भी हैं, क्योंकि सस्ते दामों बआसानी दस्तयाब हो जाता है। तरबूज के इस्तेमाल से सेहत पर जो है इनगिनत तबी फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे कि तरबूज में ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है और जिसके इस्तेमाल से गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत भी दूर हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि वाटरमेलन में 70% पानी होता है और उसके अलावा फिर बाकी चीज़ें होती हैं, तो डिहाइड्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये वो ख़ास फल है जिसमें इंसानी सेहत के लिए बहुत अहमियत भी रखता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसका मुसलसल जिक्र होता है ख़ासतौर पर कोविड में कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही आपको कोविड से बचा सकती है, उसको मजबूत करने में तरबूज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि गर्मियों में ये आपको नज़र भी आएगा, इसकी कीमत भी कम है, तो उसको ज़रूर खाइए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तरबूज का इस्तेमाल कैंसर के खिलाफ भी मुआवन साबित होता है और इसकी ठंडी तासीर और इसमें मौजूद विटामिन बी जिस्म में थकावट का एहसास कम करता है और इंसान को तरोताज़ा और खुशगवार महसूस करवाता है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा आसान है जी। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है या बीपी के पेशेंट है तो तरबूज आपको सजेस्ट किया जाता है कि हर रोज़ खाएं। और फिर बेहतरीन फल, दुनिया भर में मौत की सबसे ज़्यादा वजूहात दिल के आर्जे की वजह से होती हैं, तो तरबूज जो है वो हार्ट पेशेंट लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेट करार दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है ये और बड़ी तादाद में इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि खून की बंद शरियानों को, अक्सर हम कहते हैं ना कि नालियाँ तंग हो गई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या वेन स्ट्रक हो रही है दिल की और हार्ट अटैक होता है अल्टीमेटली उसकी वजह से, तो ये जो फल है उससे बचा कर रखता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ बेनाई के लिए मुफीद है, यानी कि आपकी नज़र के लिए अच्छा है। तरबूज में वाफिर मिकदार में लाइकोपेन जुज़ पाया जाता है जो बेनाई की हिफाजत करता है और सोजिश जैसी शिकायत से बचाता है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ इंसानी आंखों में बेनाई कमजोर पड़ने लगती है, जबकि तरबूज का इस्तेमाल मजबूत नजर के लिए निहायत मुफीद करार दिया जाता है और इसके इस्तेमाल से दिमाग को भी ताकत और सेहत बख्शी जाती है। बिल्कुल, मौसमी इन्फेक्शन और वायरल से बचाता है। ये तो वैसे ही कहा जाता है कोई भी मौसमी फल हो वो जरूर खाना चाहिए क्योंकि उस मौसम के जितने इन्फेक्शन हैं उनसे वो बचा लेता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं और आपसे जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि कैंसर से बचाव में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल एक सिंपल से टिप है। अगर आप कभी डाउन फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो या डाउन ऑन एनर्जी फील कर रहे हो, आप तरबूज खाएं। आप आधे घंटे में देखिए कि आप एक्टिव भी हो जाएंगे एंड यू फील अ डिफरेंट एनर्जी। इसमें कोई शक नहीं, रिफ्रेशिंग होता है। और इसके साथ साथ चूंकि हमने बात की आपसे कि बीपी, आपके दिल की बीमारियां, कैंसर के मोजीबर मर्ज से ही बचाता है। इसके साथ साथ बालों को जो है उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। बालों की सेहत इससे अच्छी होती है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर ताजगी और जिल्द में भी ताजगी आती है। फिर जिक्र आप कर रही थी विटामिन का, तो इसमें मल्टी विटामिन भी हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। फिर आपकी जिस्मानी जो ज़रूरियात हैं वो भी आपकी पूरी हो सकती हैं। खुश्की पैदा, विटामिन ए की कमी से इंसानी जिस्म में जब खुश्की पैदा होती है तो तरबूज का इस्तेमाल खुलियात को नमी में फराहम करता है, जिसके नतीजे में जिस्म में होने वाली इसकी खुश्की का खात्मा हो जाता है। बिल्कुल सही। और फिर सूरज की छांव से भी बचाता है, जो बॉडी के इम्पैक्ट पड़ते हैं गर्मी के वो भी बचाते हैं। और फिर तरबूज का जूस जो है वो भी बनाकर पिया जा सकता है। लेकिन माहिरीन और डॉक्टर्स खासतौर पर न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप रॉ फ्रूट खाएं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है बजाय इसके कि आप उसके जूसेस इस्तेमाल करें। और इतनी रिफ्रेशिंग पिक्चर्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिखा दी हैं स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि जो मैंने अभी तक नहीं खाया तरबूज, अब मैं लाजमी मैंने तो खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पसंद भी है। और ये इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी वजह से आपको जो पानी की कमी समर्स में फील होती है वो इससे बिल्कुल नहीं होती है। तो ज़रूर आप खाइएगा। मौसमी फल सारे खाने चाहिए, तो तरबूज से शुरू कीजिए। आम के हवाले से भी हम बताएंगे आपको, लेकिन तरबूज का फिलहाल जरूरी है आपका इस्तेमाल। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।